1999 का ऑर्डिनेंस है जी, ये पढ़ना। नैब को पढ़ने के लिए नैब ऑर्डिनेंस पढ़ना है। इंशाल्लाह आज हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उनमें नैब, FIA, ANF और इंटरपोल है जी। और इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में फिर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी और एक दफा आपको पूरा ओवरव्यू भी दे दूंगा। जो लोग बाद में जिन्होंने लेट ज्वाइन किया या जो सोए रहे, जिनको पता नहीं चला, या जिनको ऑर्गेनाइज्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड जो है चाहिए, उनको हम लास्ट लेक्चर में और मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में बताएंगे क्या है। क्लियर है जी? इंटरनेशनल पॉलिसिंग बेटा, कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसिंग और इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग आपको पुलिस में ही करवा दिया था, वो सिलेबस में है आपके। इंटरनेशनल पॉलिसिंग आपके सिलेबस में नहीं है। गौर कर ले, अगर है तो मैं पढ़ा दूंगा, वो मैंने तो पढ़ा हुआ है। आपके सिलेबस में इंटरनेशनल पॉलिसिंग नहीं है, इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग और कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसिंग। जब पॉलिसी सिस्टम पढ़ाया था तब बेटा आपको वो मैंने बता दी थी और नोट्स भी दे दिए थे ना जी। दानियाल खान, जैनब, सुहेल एंड आयशा इजाज एंड जुहेब हसन, ठीक है, शाबाश बेटा, शाबाश। ले जी शुरू करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में जी। जब मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह अरेस्ट भी, स्टॉप एंड फ्रिस्किंग भी उसके साथ ही आपको वो भी बता देंगे। फिक्र ना करें, आपका कोई टॉपिक नहीं रहेगा, कोई टॉपिक लेफ्ट ओवर नहीं होगा। मेरे होते हुए तो नहीं होगा, बाकी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन इंशाल्लाह कोई टॉपिक भी लेफ्ट ओवर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सारी बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो पुलिस है वो तो इंटरपोल के हवाले से, इंटरपोल सबसे बेस्ट है जी। इंटरपोल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, हर दफा वो इंटरपोल पे पूछता है। और जो आप यूरोपोल बता रहे हैं या UN डॉक बता रहे हैं, वो भी साथ साथ इंशाल्लाह देखेंगे। व्हाट इज रेसिडिविज्म, ये बेटा क्वेश्चन लास्ट में पूछ लीजिएगा। रेसिडिविज्म मैंने बताया था, आप, मेरा ख्याल है आपने अटेंड नहीं की क्लास, जब प्रिजन सिस्टम पढ़ाया था। आमना कहाँ गई हमारी बेटी? आमना बेटा, रेसिडिविज्म के ऊपर मैंने पूछा था, व्हाट इज रेसिडिविज्म, क्या रेसिडिविज्म लिमिटाइज्ड हुआ है? और रेसिडिविज्म क्या है? रिवर्शन टू क्रिमिनल बिहेवियर, रिवर्शन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, रिलैप्स टू क्रिमिनल बिहेवियर, बार बार क्राइम रिपीट करना, हैप्चुअल क्राइम को जो कहा कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने पढ़ा दिया था, आपने शायद अटेंड नहीं किया। ले जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अब जी आगाज करते हैं। नैब ऑर्डिनेंस को पढ़ना है जी, 99 को पढ़ना है, नैब ऑर्डिनेंस को पढ़ना है। सुन लें, फिर ना कहिए ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं बता। व्हाट इज नैब? भाई नैब करता है किन लोगों को? क्रिमिनल्स को। नैब क्या करता है? नैब ऑफेंडर्स को नैब करता है क्या? एंटी ग्राफ्ट वॉच डॉग है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑर्फन सन है मुशर्रफ का, ड्रैकोनियन लॉ है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस। एंटी ग्राफ्ट वॉच डॉग है, ड्रैकोनियन लॉ है। अगर 90 डेज का, किसी लॉ में 90 डेज का रिमांड नहीं है, इस लॉ में 90 डेज का रिमांड है, 90 दिन का रिमांड, फिजिकल रिमांड। ड्रैकोनियन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। कहता क्या कहता है? से नो टू करप्शन। क्या कहता है?
से नो टू करप्शन कहता है, से नो टू करप्शन। भाई ये मेरी क्लास में चेयर ना रखा करे, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर चेयर पे बैठा करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी, एंटी ग्राफ्ट वॉच डॉग। कॉन्स्टिट्यूशनल, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैं क्यों कह रहा हूं? 270AA आर्टिकल इसको सपोर्ट करता है। कौन सा आर्टिकल? 270AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इसको सपोर्ट करता है। फहद अलवी साहब, एंटी ग्राफ्ट का मीनिंग है एंटी करप्शन, करप्शन के खात्मे के लिए। एंटी ग्राफ्ट का मीनिंग है करप्शन, ग्राफ्ट मीन करप्शन। बताते हैं फातिमा बेटा, बताते हैं, हिरार की भी बताते हैं। अब जरा, अभी तो हम आए हैं, अभी आए हैं, अभी आप कहते हैं, फातिमा कहती है जी हिरार की भी बता दें। यार क्या, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स यू आर? मैं एक्सपीरियंस से करके आया हूं, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा के आया हूं। मेरा नहीं ख्याल किसी सिंगल स्टूडेंट ने मुझे इस तरह की बात, वैसे तो जैसे सुमन बुकमन यूनिफॉर्म ला यरजीऊन। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी सीनियर ने समझाया था खामोश रहना, हीरे और मोती लेने तो खामोश रहना पड़ेगा। तो जनाब, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, बड़ा आर्टिकल 270AA इसको सपोर्ट करता है। मुशर्रफ ने इसको लॉन्च किया, मुशर्रफ रेजीम में ये लॉन्च हुआ। दिस इज कॉल्ड ऑर्फन सन ऑफ मुशर्रफ। और ड्रैकोनियन लॉ क्यों कहा जाता है इसको? अल्लाह अकबर। सारा का सारा क्रिटिकल एनालिसिस पेश करना है आपके सामने इसको, इस लॉ को बयान करते हुए। ड्रैकोनियन लॉ क्यों कहा जाता है? 90 डेज का रिमांड जो दिया जाता है, इसलिए ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। ये वाहिद वो कानून है जिसने फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी। और 12 लोग इसकी कस्टडी में कार्डियक अरेस्ट की वजह से जहाने फानी से कूच कर गए। आप कहते हैं कि जुल्म रहे और अमन भी हो। वो जालिब साहब ने क्या कहा था? आप कहते हैं कि जुल्म रहे और अमन भी हो। क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो भाई। ड्रैकोनियन लॉ, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा के रख दी। 12 लोगों की कस्टडी में डेथ हुई। मैं नाम बता सकता हूं, जिन जिन की डेथ हुई गिनवा सकता हूं फिंगर टिप्स पे आपको। 12 लोगों की डेथ हुई कस्टडी में, इसलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। मैनिपुलेशन, फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई किस लिए आया? करप्शन के खात्मे के लिए आया। कर्बिंग करप्शन फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक एक्सचेकर से और मुआशरे से जायंट ऑफ करप्शन का खात्मा करने के लिए नैब आया। मुआशरे से
करप्शन का खात्मा करने के लिए नैब आया जी। मुआशरे से जाइंट ऑफ करप्शन का खात्मा करने के लिए नैब आया। इफेक्टिव मेजर्स फॉर द प्रोसिक्यूशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, ट्रायल एंड डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड के लिए नैब आया। जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे उनके अरेस्ट के लिए, उनकी इंक्वायरी के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके ट्रायल के लिए, उनकी डिटेंशन के लिए नैब आया। जुल्म रहे और अमन हो, क्या ये मुमकिन है? तुम ही कहो। अल्लाह अकबर। पावर इज करप्ट एंड करप्ट इज पावर एब्सोल्युटली। बोलिया बिन पाप जुड़ दिया नहीं तो हमें ढेरों वण कमाइया। There is a crime behind every great fortune. मिसयूज ऑफ पावर और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए नैब आया। मिसयूज ऑफ पावर और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए नैब आया। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए नैब आया। पब्लिक चीटिंग को कंट्रोल करने के लिए नैब आया। मिसट्रस्ट एट पब्लिक एट लार्ज लेवल को कंट्रोल करने के लिए नैब आया। मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और एसेट बियॉन्ड मींस को कंट्रोल करने के लिए नैब आया। एसेट बियॉन्ड मींस जो लोग रखते हैं उनको, उन पर शिकंजा डालने के लिए नैब आया। और नैब कहता क्या है? कहता है से नो टू करप्शन। और क्या कहता है भाई? आते ही कहता है, जान करता है प्रियम्बल में कह देता है, अपने प्रियम्बल में कहता है, क्या कहता है? आते ही कहता है देयर शैल बी नैब। अल्लाह अकबर। देयर शैल बी नैब। नैब करने के लिए किनको? जो ऑफेंडर्स हैं, नैबिंग द ऑफेंडर्स। देयर शैल बी नैब थ्रूआउट पाकिस्तान, इन द होल ऑफ पाकिस्तान नैब होगा। एंड फिर इसका चेयरमैन क्या ऐलान करता है? दानियल खान क्या ऐलान करता है? कहते हैं देयर शैल बी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री। चेयरमैन क्या कहता है? देयर शैल बी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। There shall be accountability and transparency across the Pakistan. उन लोगों को होल्ड अकाउंटेबल करने के लिए आया जो करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में इन्वॉल्व है। इफेक्टिव मेजर्स लेकर आया। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए आया। उन लोगों का ट्रायल करने के लिए आया। उन लोगों से प्ली बार्गेनिंग करने के लिए आया। उन लोगों को टेंडर ऑफ पार्डन देने के लिए आया। उन लोगों के लिए 90 डेज का रिमांड लेकर आया। उनके लिए कोई बेल नहीं लेकर आया, कोई बेल सिस्टम नहीं है, बट प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 25 प्ली बार्गेनिंग लेकर आया। इंटरनेशनल एमनेस्टी रिपोर्ट ऑन नैब और उसकी सिफारिशात देखें। इंटरनेशनल एमनेस्टी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, फिर ना कहिएगा ऑर्गेनाइज्ड वे में, मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में। भाई मोर ऑर्गेनाइज्ड वे क्या बताऊं? 5 घंटे की क्लास बोलती नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास कमेंट्स देती है। जिंदगी में ऐसी क्लास मैंने तो मेरा ख्याल नहीं देखी होगी।
अजान आ रही, उसके एहतराम में जरा, अजान के एहतराम में। मुआशरे को अवेयरनेस देने के लिए फॉर द इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस देने के लिए आया, इंटरनेशनल अवेयरनेस देने के लिए आया, इंटरनेशनल कॉपरेशन को अपहोल्ड करने के लिए नैब आया, करप्शन के हवाले से, करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, मिसयूज ऑफ पावर और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से आया, eradication of corruption and corrupt practices। और याद रखना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है ना, इट हैज बीन ऑब्जेक्टेड सिंस इट्स इंसेप्शन। 1999 से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली को सस्पेक्टेड किया गया, ऑब्जेक्टेड एंड सस्पेक्टेड। बार्गेनिंग का सेक्शन है 25 25। और 2019 में अमेंडमेंट आ गई जी, नैब में अमेंडमेंट। इट वाज अमेंडेड इन 2019। वो अमेंडमेंट क्या आई, उसमें छूट दी गई किनको? पब्लिक ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छूट दी गई, और कहा कि सिर्फ मोर देन 500 मिलियन के केसेस पर नैब करेगी, इससे ज्यादा के केसेस को टेकअप नहीं करेगी। नैब शैल टेक अप द केसेस अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इन 2019। नैब क्या करेगी? नैब shall take up cases involving corruption or corrupt practices exceeding an amount of Rs 500 million, exceeding an amount of 500 million, and no action will be launched, no action will be taken against the government employees। नीचे की होगी तो फिर नहीं लेंगे, इससे ज्यादा कि वो कहते हैं हम टेकअप करेंगे, इससे नीचे लो होगी तो नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई डिपार्टमेंटल डेफिशिएंसी होती है, कोई करप्शन होती है, करप्ट काम होता है, तो कहते हैं कि अब इस अमेंडमेंट के मुताबिक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पर कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई अरेस्ट नहीं होगा जब तक स्क्रूटनी कमेटी की अप्रूवल ना हो और कोर्ट, नैब कोर्ट की इजाजत ना हो, तब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को के खिलाफ कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट नहीं होगा जब तक स्क्रूटनी ना हो, स्क्रूटनी कमेटी से अप्रूवल ना हो। ये अप्रूवल स्क्रूटनी कमेटी देगी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ तुमने एक्शन लेना है कि नहीं लेना।
क्लियर है। और दूसरी अमेंडमेंट ये थी कि नैब हैज बीन डिबार्ड, नैब हैज बीन बार्ड, इसको रोक दिया गया, प्रिवेंटेड टू टेक अप द केसेस ऑफ कॉन्फिस्केशन फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तुम कॉन्फिस्केट नहीं करोगे, तुम कुर्की बहक सरकार नहीं करोगे, उसको जब्त नहीं करोगे। किसी भी पब्लिक होल्डर की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट नहीं करोगे। नो कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक होल्डर। और तीसरी जो अमेंडमेंट में बात हुई, सिक्योरिटी कमेटी बेटा ये चेयरमैन के अंडर बनेगी, चेयरमैन और नैब कोड का जो जज होगा ना वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन। नेक्स्ट, तीसरी जो अमेंडमेंट की बात की उन्होंने कहा जी नो एक्शन अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, लेवीज ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के हवाले से हमारा काम ही नहीं, उन्होंने कहा वी हैव नथिंग टू डू। FBI जाने और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जाने जनाब, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और लेविंग टैक्स के हवाले से उन्होंने कहा। इस नैब ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट किया है और फ्राइटनिंग हद तक किया है जनाब। हाउ हॉरिफिक। 12 लोग, यकीन करें, वो कस्टोडियल डेथ, हम भी नैब के केसेस कंडक्ट करते हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया कि 10 लोगों की जनाब डेथ हो गई है और 12 लोगों की डेथ हो गई कस्टडी में, हार्ट के पेशेंट थे। और किन किन ह्यूमन राइट्स को इसने वायलेट किया, लिखे जरा। आर्टिकल 8 NAB has violated number of fundamental rights, human rights. Article 8 जनाब, Article 9 security of person, Article 10, Article 10A, Article 12, आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 14 सब क्लॉज 2 नो टॉर्चर। यहां सब कुछ है, यहां लोगों की डेथ हो गई। जी, मेरा ख्याल है आपने समझा नहीं है फातिमा, मैंने कहा है मोर देन 500, मोर देन 500 जनाब, मोर देन 500। ये अब अमेंडमेंट आ गई 2019 में बेटा, अमेंडमेंट आ चुकी है, आप पढ़ लीजिएगा। 2019 की अमेंडमेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। 500 मिलियन रुपीज RS की बात हो रही है। ये आप अमेंडमेंट पढ़ लीजिएगा, मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं 2019 की अमेंडमेंट ऑफ नैब, जरा थॉरली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, टैक्स की है जी कि हम टैक्स के साथ हमारा कोई नो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, लेविंग ऑफ टैक्स, वो FBI जाने और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाने। ले जी, 500 से नीचे उन्होंने कहा जी ये नहीं, मोर देन 500 होगा तो नैब जो है वो नैब करेगी, वो हरकत में आएगी। इससे नीचे जो है वो एंटी करप्शन महकमा जाने और उसका काम जाने, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। लें जी, ये मैंने अमेंडमेंट वाली बात भी कर दी है।
अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कौन से लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स मैंने भी बताए, आर्टिकल 8, 9, 10, 10A, 12, 14, सब क्लॉज 14 की सब क्लॉज 2, ये फंडामेंटल राइट्स वालिद किए हैं इसने, और 12 लोगों को फ्राइटनिंग है इसने डेथ कॉज की है, इसकी कस्टडी में कस्टोडियल डेथ हुई है। ये सिर्फ अब पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सीक्रेट कन्फेशंस, फोर्सफुल कन्फेशंस करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ले जी, अब हम इसकी हायरार्की पे आ जाते हैं। जी, हायरार्की या स्ट्रक्चर पे आ जाएं जी। हायरार्की ऑफ नैब, भाई कुछ आइडिया हुआ है कि नहीं हुआ आपको? हाँ जी, कुछ आइडिया हुआ है जनाब? नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं। भाई ये मेगा करप्शन के केसेस वगैरह को आप जरा देखें, ये उसको टेकअप करती है। ये जो इन्होंने अमेंडमेंट में जो सेक्शन ऐड किया ये 37F है, ये नहीं है, F इन्होंने ऐड किया, टैक्स के इम्पोजिशन के हवाले से इन्होंने ऐड किया। इस नैब ऑर्डिनेंस के ना, अभी एक बच्चा पूछ रहा है जी, उसे मेरा ख्याल है और सेक्शन ही पूछने हैं, टोटल 37 है जी सेक्शन है, और F उसमें एडिशनल अमेंडमेंट के जरिए किया गया, टोटल नैब के सेक्शन 37 है। अब मैं इसकी हायरार्की की बात कर रहा हूं जी। अब नैब का अपना काम है जी कि वो ना अमेंडमेंट को माने ना कानून को माने, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानता। वो तो आर्टिकल 8 से ऑनवर्ड मैंने बताया कि उनकी दरिया उड़ा दी उसने, ड्रैकोनियन लॉ बन गया, ब्रूटल लॉ बन गया, आर्बिट्रेरी पावर्स आ गई नैब के पास, भाई नहीं मानता वो। हायरार्की क्या है भाई? चेयरमैन है, कितने अरसे के लिए? 4 इयर्स के लिए। क्या क्वालिफिकेशन हो? जज हो, चीफ जस्टिस हो, जज हो सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो, क्योंकि बेटा इसको गवर्नमेंट इसको बैक करती है, इसलिए ये लीगली है। आप देखें जितने भी इसने काम किए सारे लीगली, कॉन्स्टिट्यूशन की दरिया, 12 लोगों की डेथ कर दी कस्टडी में, हाँ जी, और अपोजिशन पर शिकंजा अभी तक कसे हुए है, कहता है जी हम नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन है, 4 इयर्स के लिए होता है। जज होगा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, या आर्म्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होगा, लेफ्टिनेंट जनरल होगा 22वें ग्रेड का, पब्लिक ऑफिसर 22वें ग्रेड का होगा, 4 साल के लिए होता है। डेप्टी चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन डेप्टी चेयरमैन, ओ भाई सुन लो, फिर ना कहना कि ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए। अब इससे मेरा ख्याल है कोई, अल्लाह मियाँ को मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ ऊपर से कोई इनको फरिश्ता ही भेज दे
जो ना इनको फूंक से जिस तरह रूह फौंकना होता है ना, इस तरह इल्म ऐसे फौंके तो कह लो भाई ऑर्गेनाइज्ड वे आ गया। कमाल हो गया। हिंद सिंध जानता है हमें और हमें ये नहीं जानते। डेप्टी चेयरमैन 3 साल के लिए है जी, वो भी जज होगा हाई कोर्ट का। और आर्म्ड ऑफिसर होगा, मेजर जनरल होगा और पब्लिक ऑफिसर होगा पब्लिक सेक्टर से BS 21 ग्रेड का होगा। हाँ जी ठीक है। अब एक्टिंग चेयरमैन भी होता है और यही डेप्टी चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन बन जाता है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ चेयरमैन साहब। अब एक PG होता है, 15 साल उसका एक्सपीरियंस होता है टू बी एलिवेटेड एज अ जज। 15 इयर्स एक्सपीरियंस होता है जी किसका? PG का। प्रोसिक्यूटर जनरल होता है 3 साल के लिए। और ये जो PG है ये भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट कर सकता है। ये नैब के केसेस में जी एट बार नैब के केसेस में अपीयर होते हैं। ये PG प्रोसिक्यूटर जनरल जो रेफरेंस भेजा जाता है ना, सबसे पहले चेयरमैन को भेजा जाता है कंप्लेंट की फॉर्म में, या किसी दूसरे नैब के अफसर को, दूसरे नैब ऑथोराइज्ड ऑफिसर को भेजा जाता है रेफरेंस। फिर वो चेयरमैन साहब जो है वो रेफरेंस भेजते हैं PG के पास। PG जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर को देता है कि ये रेफरेंस आया भाई, अब डिफेंड करो नैब को हाई कोर्ट में जाकर। याद रखिएगा कोई बेल सिस्टम नहीं है इसमें, प्ली बार्गेनिंग है, मुकमुका है, जितने की करप्शन की है वापस कर दो भाई पैसे, प्ली बार्गेनिंग है, कोई बेल सिस्टम नहीं है। रिमांड 90 डेज का है, इसलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। अगर चेयरमैन ही करप्ट निकले हारून फरीद तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। दो चीजें तो हर एक की फेवरेट होती हैं, दौलत आप कह सकते हैं और शोहरत, हर बंदा चाहता है ये। वो 7-7 घंटे आके क्लास पढ़ाएं जरा यहां खड़े होके एक ही टांग पर, तो पता चले उनको कि मेहनत क्या होती है। और 10-10 घंटे आर्गूमेंट करें, आर्गूमेंट्स दें, अदालतों में जाकर मर्डर रेफरेंसेस में उनको अंदाजा हो कि 10 लाख अगर कमाया तो वो एक टांग पे खड़े होके, मुराद ये इतने आज खड़े होकर वो बंदा आर्गूमेंट्स करता रहा। ये ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी तो नहीं है, हलाल की कमाई है। ये NRO का चक्कर आप प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा, वो बेहतर जानते हैं, लोग भी बेहतर जानते हैं, मुझसे तो ना पूछे तो अच्छा है। टाइम आपका कीमती है, इसी तरह अगर आप बातों में वेस्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर मैं नहीं चल सकूंगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेट मी टीच यू प्लीज। आप मुझे समझने की कोशिश करें, मिसअंडरस्टैंड मुझे ना करें, मैं पढ़ाने वाला बंदा हूं। आपका पूरा लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान जानता है मुझे। मैं टाइम वेस्ट करने नहीं आता, टाइम किल करके चला जाऊं, आपका मुस्तकबिल बनाता हूं, स्पिरिचुअल फादर हूं आपका। हाँ जी, और भाई वालिदैन की और असातिज़ा की इज्जत करना सीखें। अच्छा जी, नैब का एक जज भी है, एंटी करप्शन कोर्ट, नैब कोर्ट जनाब
मैक्सिमम पनिशमेंट 14 दे सकता है दानियाल, 14 साल की सजा दे सकता है करप्ट प्रैक्टिस में, मेगा करप्शन केसेस में 14 इयर्स इंप्रिजनमेंट दे सकता है, टेंडर ऑफ पार्डन भी दे सकता है, लेकिन चेयरमैन की इजाजत से देगा। माफी भी दे सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन में आप इनोसेंट पाए गए तो वो चेयरमैन की अप्रूवल से देगा। पीजी स्टैंड्स फॉर प्रोसिक्यूटर जनरल, भाई पेज नहीं, प्रोसिक्यूटर जनरल। क्या हो गया यार, पीजी स्टैंड फॉर प्रोसिक्यूटर जनरल। दानियाल देख लो यार हाल क्या है। ओ कित्थों आ गए हो खुदा दे बंदे हो। पिंडों तो मैं आया सी, लगता मैनू पढ़ा जाएंगे। जब मैं आया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तो मैं तो पढ़ गया था भाई, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर इंग्लिस्तान का सफर। पता नहीं कित्थों आए ने। चलो यार, पुत्र ने साडे, फिर भी साडे पुत्र ने ते असीं इन्हां दे स्पिरिचुअल फादर आ। पुत्र जिहो जे भी होण प्यारे हुंदे आ। ले जी, जज होता है नैब का 14 साल सजा देता है, याद रखिएगा। और जज का ही काम है ट्रायल करना। नैब कोर्ट ट्रायल करता है। ट्रायल का प्रोसीजर प्रोसेस वही है जो सीआरपीसी में लेड डाउन है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। कन्विक्शन, मैक्सिमम सजा कितनी दे सकता है दानियाल खान बताओ? 14 साल। नैब का जज कितनी सजा दे सकता है? आयशा इजाज खान बताओ कितनी सजा दे सकता है नैब का जज? 14 ईयर्स इंप्रिजनमेंट। 14 ईयर्स इंप्रिजनमेंट दे सकता है। जोहेब जरा एक्टिव होकर बैठा करो बच्चा, मुझे आज सुस्त सुस्त लग रहे हो, गाजर का हलवा खाया करो। आगे चलता हूं भाई, आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। अल्लाह अकबर। अब आपने क्रिटिसिज्म लेवल करना है इसके ऊपर। जुरिस्डिक्शन भी लिखनी है, जुरिस्डिक्शन ऑफ नैब कोर्ट्स टू टेक अप द करप्शन केसेस। मैंने बताया जुरिस्डिक्शन आपने लिखनी है। ले जी, अच्छा भाई, अपील नैब के फैसले के खिलाफ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, विद इन 10 डेज होगी। नैब के फैसले के खिलाफ अपील कहां होगी? हाई कोर्ट में होगी। नैब के फैसले के खिलाफ बेल कहां होगी? हाई कोर्ट से होगी। 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट बेल देंगे और वही अपील सुनेंगे। क्रिटिसिज्म में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, आर्टिकल 8, 9, 10, 10A, 12, 14 सब क्लॉज 2 और 12 लोगों की कस्टोडियल डेथ्स, इसके क्रिटिसिज्म में आप लिखिएगा। आप लिखिएगा ये पीपल फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये ड्रैकोनियन लॉ है। और आपने जरूर, मैंने अर्ज की थी, इंटरनेशनल और इसकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी खुद भी कोई नहीं है, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, पोलिटिसाइजेशन है, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। आपने इंटरनेशनल एमनेस्टी रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस का हवाला देना है। वो रिकमेंडेशंस ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ द नैब, क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी ऑफ नैब चेयरमैन के हवाले से है, वो प्री बार्गेनिंग के हवाले से है, वो 90 डेज के ड्रैकोनियन रिमांड के हवाले से है। ये रिकमेंडेशंस जो है, उन्होंने कहा 1% जीडीपी जो है ना वो एलोकेट करे नैब को आप। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किसने कहा? एहसन इफ्तिखार। हाँ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ऐसे सवाल करे ना जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो। सिर्फ अगर नैब को जिस कानून के तहत सैक किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है चेयरमैन को, वो आर्टिकल 209 है। आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एम्पावर्स करता है टू रिमूव द चेयरमैन, टू सस्पेंड द
नैब। हमारे एक उस्ताद मोहतरम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाते थे, A.K. डोगर साहब, उनकी डैमेज हो गई। वो उन्होंने मुतअद्दिद बार हमारे सामने न्यूमरस पिटिशंस फाइल की, रिट पिटिशंस, इसको सस्पेंड करवाने के लिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएथिकल है, ड्रैकोनियन लॉ है। किसी ने ना सुनी। कौन सुनता भाई? मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम। करप्शन, power is corrupt. Corruption is running rampant in Pakistan since its birth. It has haunted Pakistan. लेकिन क्रिटिसिज्म भी हो गया। बस ये आपने जरूर लिखना कि ये इफेक्टिव टूल है। किन के लिए ये इफेक्टिव टूल? किन के लिए इफेक्टिव टूल है? फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस। और मिस यूज किया गया, इसमें मिस यूज किया जाता है इसको। इससे पहले एहतसाब एक्ट था 1996 का। इससे पहले जो था ना, एहतसाब एक्ट था 1996 का, याद रखिए। कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं, सिवाय अपोजिशन वालों को जो है लेने के, और कुछ भी नहीं। ये एंटी करप्शन हो तो फिर ही है ना। जब जुल्म की दास्तान, मैंने कहा फ्राइटनिंग है, हाउ फ्राइटनिंग द डेथ्स इट हैज कॉज्ड। उन लोगों से पूछे जिनके बड़ों को इसने कस्टोडियल डेथ में टॉर्चर दे दे के मार डाला है। हाउ फ्राइटनिंग। मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं इसकी फेवर में हूं, लेकिन मैंने ट्रू पिक्चर आपको दिखानी है। मैं इल्म तकसीम कर रहा हूं। इल्म में पार्शल नहीं होना पड़ता, इंपार्शल होना पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव टू बी इंपार्शल। मैंने आपको ट्रू पिक्चर दिखाई है, फैक्ट्स के साथ बात की है। ले जी, अब आते हैं FIA के ऊपर। वे फॉरवर्ड यही है। इसका वे फॉरवर्ड मैंने बताया है कि इंटरनेशनल एमनेस्टी की रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। उन्होंने जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी चेयरमैन के लिए रखी है, उन्होंने प्ली बार्गेनिंग के हवाले से जो बात की है, जो रिमांड के हवाले से बात की है, जो 1% GDP की एलोकेशन की बात की है जी। और क्या नैब लॉज में रिफॉर्म्स जरूरी हैं? यस, जरूरी है। इट मस्ट बी रिफॉर्म्ड, दिस लॉ मस्ट बी रिफॉर्म्ड जी। ये आपने जरूर लिखना। आई होप कि आप अंडरस्टूड कर गए। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जालिम ने क्या खूब कहा था, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। और खास तौर पर ट्रेनिंग के हवाले से, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो उन्होंने कहा जी, इंटरनेशनली कोऑपरेशन जो है ना, और ट्रेनिंग ले, याद रखिएगा। और उन्होंने कहा नैब के ऊपर भी एक ओवरसाइट होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिकमेंडेशंस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ नैब्स परफॉर्मेंस। और आपने इंटरनेशनल एमनेस्टी की रिपोर्ट भी इसमें साथ लगानी है, ये जरूर लिखिएगा प्लीज जी। क्वेश्चन क्या है जी? हाँ जी, पेपर में क्रिटिसिज्म भी आप दें ना जी। इसने मेगा करप्शन केसेस को किस हद तक काम किया, इसने आशियाना केसेस के किस हवाले से, इसने फेक अकाउंट्स के हवाले से पॉजिटिव रोल भी बयान कर सकते, वो भी आप इसको दिखाएं। फेक अकाउंट्स केस है, आशियाना केस है, रियल एस्टेट के जो केसेस हैं उस हवाले से देखें आप। जितने पॉलिटिशियंस हैं, अलीम खान के हवाले से देखें।
जी एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स जो है, मैंने अर्ज की है कि वो कोर्ट के जरिए होती है। इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो है वो नैब अदालत के जरिए। भाई मैंने कहा है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन और एमनेस्टी रिपोर्ट, इंटरनेशनल एमनेस्टी रिपोर्ट जो है वो जरूर देखिएगा। लेकिन नेक्स्ट है FIA। FIA जनाब, अब नैब से बाहर आ जाए भाई, खुदा रहा नैब से बाहर आ जाए। नैब नू पकड़े तो नैब नू ही पकड़ी रखना, खुदा दे बंदे ना छड़ना हो। नैब हो गया जनाब FIA 1974 का एक्ट पढ़िएगा। FIA एक्ट पढ़ना है जी 1974 का, और ये एक्ट प्रोमलगेटेड हुआ था 1975 में, याद रखिएगा। भाई कैसे क्लियर नहीं है? मैंने हायरार्की बता दी आपको, हायरार्की आपको बता दी, रिमांड का प्रोसेस बता दिया, प्ली बार्गेनिंग बता दी, और इसमें क्या क्लैरिटी आप लेना चाहते हैं? क्रिटिसिज्म आप दे सकते हैं कि इसने इतने लोगों की फ्राइटनिंग है कि इसने कस्टोडियल डेथ हुई, टॉर्चर हुई। आप पढ़ ली, खुद पढ़िएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन जो है, मैंने अर्ज की कि वो अपोजिशन लीडर और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उसकी असेंट और कंसेंट से होती है। लीडर ऑफ द हाउस जो है, जी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, मैं उसका जवाब दे देता हूं। नहीं, आर्मी और जजेस, आर्मी और जजेस ये एग्जाम्प्टेड है, इनको नैब नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो फिर भाई काले कोट से तो हर कोई डरता है, ऊपर अल्लाह मियां नीचे काला कोट है। भाई वो कौन किसी चीज को फॉलो ही नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना दूर की बात है जी। ठीक है, अब FIA पे आ रहा हूं मैं, आपकी मेहरबानी जरा सुन ले। जी इकरा बेटा आ जाओ FIA पे, या आज नैब को डिस्कस करना है, इसी पे टाइम हमने लगाना, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं, हमने तो इसको कंप्लीट करना। और कुछ सवाल है तो मैं हाजिर हूं जी। वो जो 90 डेज का रिमांड है बेटा, वो जुडिशियल रिमांड ही होता है जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू सदर, थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। FIA जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल लेवल पे जनाब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, याद रखिएगा। फेडरल, इट स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर FIA एक्ट 1974। It was promulgated in 1975। 1975 में promulgated हुआ जी। It was promulgated in बेटा फिजिकल रिमांड कोई पुलिस रिमांड कहते हैं, ये इम्तियाज अहमद, फिजिकल रिमांड कोई पुलिस रिमांड कहते हैं, वही 90 डेज का रिमांड होता है। हाँ जी, इट वॉज प्रोमलगेटेड यानी एनफोर्स्ड, केम इनटू फोर्स कब? 1975 में ये FIA। क्लियर जी? ये है क्या, इसका काम क्या है, इसका मोटो क्या है? जिस तरह मोटो था नैब का से नो टू करप्शन, इसका FIA का मोटो है कि जनाब साइबर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इमिग्रेशन से रिलेटेड क्राइम, पासपोर्ट से रिलेटेड क्राइम,
पाकिस्तानी कॉइन और स्टैम्प से रिलेटेड क्राइम, काउंटरफीटिंग, फोर्जरी, फोर्जरी जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, और इसका मकसद जो है, याद रखिएगा, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी इंडिपेंडेंट ऑटोनमस जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, और ये खास तौर पर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, arrest, detention, trial, and speedy disposal of the cases of the criminals. Speedy disposal of the cases, उस हवाले से FIA आई है जनाब। स्पीडी डिस्पोजल किन केसेस के हवाले से, किन केसेस के लिए स्पीडी डिस्पोजल जी, किन के हवाले से अरेस्ट और ट्रायल और स्पीडी डिस्पोजल होगा? वो जो शेड्यूल में मेंशन्ड है, ऑफेंसेस मेंशन्ड इन द शेड्यूल। शेड्यूल किसका जी? FIA का, FIA का शेड्यूल। FIA के शेड्यूल में कौन कौन से ऑफेंसेस मेंशन्ड हैं, लिख लें जरा। 96 ऑफेंसेस हैं जो PPC के FIA के शेड्यूल में मेंशन है। ऑफेंसेस पनिशेबल, नंबर 1, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर PPC, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर PPC। नंबर 2, offenses relating to Explosive Substances Act 1908, offenses punishable and relating to explosive बेटा जो पुलिस और FIA की जुरिस्डिक्शन है, खुदा के नाम से याद रखिएगा प्लीज, खुदा का याद रखिएगा। पुलिस लोकल लेवल पे है, FIA स्पेशल है, फेडरल है, फेडरल लॉ के तहत है। FIA भी स्पेशल लॉ के तहत होती है। FIA लॉ जो है वो स्पेशल लॉ है, इसका स्पेशल सर्कल होता है FIA का, इसका रिस्पॉन्स सेंटर है, इसका DG है, उसे फेडरल कांस्टेबल कहते हैं, उसके पास IG जैसी पावर्स होती है, याद रखिएगा। FIA जो है उसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो साइबर विंग है, और SIU है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है, और रिस्पॉन्स सेंटर 3 है इसका। और FIA की जुरिस्डिक्शन जो है वो स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, और वो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जो FIA की जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। किन के लिए? साइबर क्रिमिनल्स के लिए, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए, टेररिस्ट के लिए, एंटी टेररिज्म के केसेस, पासपोर्ट से रिलेटेड केसेस, इमिग्रेशन से रिलेटेड केसेस, ये स्पेशल लॉज जितने भी हैं वो सारे के सारे FIA के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इमिग्रेशन से रिलेटेड ऑफेंसेस, पासपोर्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस, नारकोटिक्स से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ये FIA की जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट जी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, offenses relating to Import and Export Act 1956, Import and Export Act
1956। उसके बाद पासपोर्ट एक्ट है जी 1974 का। फिर ड्रग्स एक्ट है जी 1976 का। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1972, फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1972। और एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 81, एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 1981। ये सारी जुरिस्डिक्शन है बेटा जो लिखवा रहा हूं, किन ऑफेंसेस को टेकअप करती है FIA, ये वही लिखवा रहा हूं बेटा, वही लिखवा रहा हूं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 है जी। इससे पहले मैंने कहा एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 1981। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014। बेटा क्या डिफरेंस आप पूछ रहे हैं, डिफरेंस क्या, किसका डिफरेंस पूछ रहे हैं, प्लीज बताइएगा मुझे। जी FIA जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर, सुन लो ये किसका क्वेश्चन है जी, जैन अली, जरा अब गौर से सुन लेना बेटा, गौर से सुन लेना प्लीज। हाउ कंट्रोल साइबर क्राइम एंड इंटरनेशनल लेवल। भाई इंटरनेशनल लेवल पर FIA जो है वो NCBs के जरिए, नेशनल सेंटर बैरोज के जरिए जो है वो जुड़ा हुआ किसके साथ, इंटरपोल का मेंबर है। कब बना, 1952 में बना, फिर 1956 में बना। DG जो डायरेक्टर जनरल FIA है वो NCBs को भी हेड करता है, इसका सुपरवाइजर है इंटरपोल के जरिए। ये साइबर क्राइम और डिफ्यूजन के जरिए इंटरनेशनल रिक्वेस्ट मेड करता है। ये आर्टिकल इसका 1 है इंटरपोल के रूल्स का, और आर्टिकल 74 है इंटरपोल के रूल्स का। वो बताता है कि FIA और NCBs कैसे साइबर क्राइम इंटरनेशनल लेवल पर कंबाट करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट भेजी जाती है और कैसे वो फिर वांटेड क्रिमिनल्स के हवाले। NCB स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर बैरोज, नेशनल। बेटा जिस तरह भी आजमाओगे इंशाल्लाह हम आपको जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मैदान है, हमारा स्टेज है, स्टेज ही हमारा है। और बचपन से बोल रहे हैं बेटा, डिबेटर थे, ओरेटर थे, अंग्रेजी तकरीरें करते थे, याद रखना। बचपन से कारीगरों के, मेरे फादर मेरे पहले टीचर थे जिन्होंने मुझे स्पीच लिख के दी, वाई आई लव पाकिस्तान, मुझे आज भी याद है, आज भी वो वर्ष याद है जो मैंने बचपन में 6ठी 7वीं क्लास में मैंने 5वीं से जो स्पीच शुरू की। और भैया खिलाड़ी बने हुए आते हैं, आम खिलाड़ी नहीं आता यहां पर। ये स्टेज ऐसा है, पढ़े हुओं को पढ़ाना वो आसान काम है। सारे एजुकेटेड लोग बैठे हो, तुम्हें इल्म देना कोई आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। और जज को समझाना आसान काम है, खुदा की कसम आपको समझाना टफ काम है। लेकिन इट वेरीज क्लास टू क्लास। अब वो भी क्लास है जिसको 4-5 घंटे पढ़ा के आया हूं, एक ही पैशन रहा, उन्होंने पैशन लूज नहीं होने दिया, तो वही पैशन रहा, उसी पैशन से आपको पढ़ा रहा हूं, उसी एनर्जी से आपको पढ़ा रहा हूं। जी नैब और FIA में ले लीजिएगा, ठीक है भाई। कंफ्यूजन जो है मैं हाजिर हूं, पूछे, मैंने बता दिया कैसे इंटरनेशनल तौर पर जो है वो हेल्प करते हैं।
जी नोट्स मिल जाएंगे, मैंने अर्ज की मिल जाएंगे, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। शरोज को मैंने कहा है जो ही इख्तिताम करता हूं, जो ही आपको सलूट करूंगा ना जिस दिन लास्ट डे, जो ही आपको सलूट करूंगा आपसे गुड बाय मिस्टर चिप्स लूंगा। साथ ही वो मैं शरोज को कहा है कि मैं भी सिटी, वो कहते हैं ना होम सिकनेस का शिकार हो गया हूँ। फैमिली मेरी पाक पटन होती है, यहाँ पर तो मैं सिर्फ केसेस के लिए, ऑफिस है और केसेस के लिए सिर्फ होता हूँ, और हर वीकेंड पे आई हैव टू लीव। लेकिन आपके लिए फिर मैंने कहा कंप्लीट करवा के फिर ही मैं जाऊँ, क्योंकि हमें छुट्टियां हो रही हैं 21 से हाई कोर्ट, और नीचे अदालतें भी, सेशन कोर्ट भी ऑफ हो जाएगा। फिर बेटा जरूर सेंड करेगा, सीआर रिस्पॉन्सिबल है, मेरा नंबर आपके पास है, मुझे कॉल कीजिएगा, जहां आप कहेंगे मैं पहुंचा दूंगा। मेरे पास आ जाइएगा, दफ्तर आ जाइएगा, हाईकोर्ट आ जाइएगा, कौन सी बड़ी बात है यार, आपका स्पिरिचुअल फादर, कौन सी डरने की बात है। जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी दूंगा, ठीक है, लेकिन 1 वीक के बाद मैंने कहा था, 2 हफ्तों के बाद, क्लास खत्म होने के 2 हफ्तों के बाद। हाँ शादी है पीछे बाजे बज रहे हैं चले, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नेक्स्ट, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 उस हवाले से ऑफेंसेस, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट 2016 उस हवाले से ऑफेंसेस। इस सेक्शन के बाद हम मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाइट कॉलर क्राइम, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, रेडिकलिज्म, जेंडर एंड क्राइम, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसको जरा मुझे, जी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आता है इरफान साहब, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है बेटा। अब जी मैं थोड़ा सा इसकी हायरार्की बता दूं ताकि आप ये वो ऑफेंसेस हैं जिनको टेकअप करता है। याद रखिएगा एफआईए का सबसे बड़ा जो ऑफिसर है वो डीजी है, इसको फेडरल कांस्टेबल भी कहा जाता है। इसके अंडर जो है वो एडिशनल डीजीज होते हैं। याद रखिएगा, फिर ना कहिएगा बताया नहीं। इसके अंदर जो है एडिशनल डीजीज होते हैं और इनके अंदर जो है, इनके अंदर डायरेक्टर्स होते हैं। एडिशनल डीजीज के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्टर्स होते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ये हर प्रोविंस में डायरेक्टर्स होते हैं और इनके अंदर डेप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है जी। और फिर डेप्टी डायरेक्टर्स, फिर एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, और फिर हर थाने का इंस्पेक्टर सर्कल ऑफिसर होता है, इंचार्ज जो होता है। हर थाने का इंस्पेक्टर एफआईए सर्कल इंचार्ज होता है। 7 पीएस होते हैं जी हर डायरेक्टर के अंदर। 7 पीएस होते हैं हर डायरेक्टर के अंदर, 7 पीएस होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम नेशनल रिस्पांस सेंटर है जी। नेशनल रिस्पांस सेंटर 3 इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में। नेशनल रिस्पांस सेंटर 3, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात SIU है। SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। और इसके डिफरेंट विंग्स हैं।
ये 7 PS पुलिस स्टेशन हैं, 7 पुलिस स्टेशन है बेटा, 7 पुलिस स्टेशन है। इसके डिफरेंट सर्कल्स हैं, साइबर सर्कल, और वो जो साइबर सर्कल है याद रखना वो किसकी सुपरविजन में है? वो एडिशनल डायरेक्टर की सुपरविजन में होता है। एडिशनल डायरेक्टर साइबर विंग को, जो साइबर विंग है उसको सुपरवाइज करता है एडिशनल डायरेक्टर, और उसके नीचे है असिस्टेंट डायरेक्टर, याद रखिएगा। और ये जो एडिशनल डायरेक्टर है साइबर विंग का, इट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द डीजी। डीजी ने इसको अपॉइंटेड करना होता है। साइबर विंग में इन्वेस्टिगेशन सेक्शन है, फॉरेंसिक सेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन है जी, फॉरेंसिक सेक्शन है, डाटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी सेक्शन है जी, इसमें आपने ना अब इसको चेंज कर दिया गया है, इसके सेक्शंस को बदल दिया गया है, इसको अब उन्होंने चेंज किया है, अब सेक्शन वाइज नहीं रहा। अब काइंडली अमेंडमेंट नोट कर लें, 2017 की अमेंडमेंट आपने पढ़नी, FIA एक्ट की अमेंडमेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ऑफेंसेस मेंशन किए हैं शेड्यूल में, बस। जी, FIA भी ट्रायल करता है इन ऑफेंसेस का, सजाएं FIA कोर्ट देती है, डिफरेंट पनिशमेंट्स होती हैं, बेल सिस्टम हाई कोर्ट से बेल ली जाती है। बेटा जो अमेंडमेंट की गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो लॉज मैंने ऑफेंसेस लिखवाए हैं वो की गई है, वो बताए गए हैं कि ये ऑफेंसेस इसमें शामिल हैं, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये उन्होंने ऐड किया। नेक्स्ट जी, बेल हाई कोर्ट से अपील भी हाई कोर्ट में, याद रखिएगा। ट्रायल में वही ट्रायल कोर्ट स्टेप्स लेता है जी, ट्रायल होता है जी, FIA ट्रायल करती है और वही स्टेप्स लेती है जो CRPC में मेंशन है जी। पैका के भी जुरिस्डिक्शन FIA के पास है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट भी FIA के अंडर ही है। FIA इज अ होल अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी FIA इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। FIA का रोल FATF में कोई नहीं है, याद रखिएगा। इंटरपोल के हवाले से है। FIA ने, FATF ने तो 2018 से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। कोई रोल FATF का सिवाय इंटरनेशनल कॉपरेशन, वो इंटरपोल के जरिए मैंने बताया, NCBs और डिफ्यूजन के जरिए। ये FIA अदालत होती है जनाब, FIA कोर्ट होती है, FIA कोर्ट होती है, बिल्कुल। जी, नॉर्मल जेल में FIA होते हैं और बिल्कुल FIR भी उसी तरह काटी जाती है जी। ज्यादातर साइबर विंग के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से FIA
जो है वो डील करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ले जी, FIA भी हो गया। अब आते हैं जी ANF की तरफ आते हैं, इंटरपोल फिर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो सिर्फ इंटरपोल ही बताना है आपको, उसी में तमाम 2 असाइनमेंट्स प्रिपेयर शुदा जो एग्जामिनेशन में उसने सवाल पूछा वो आपको आपके हवाले करने हैं, यहाँ ही वो आपको दे देंगे। और इस तरह ANF जो इंटरपोल का क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा। 1997 ANF, सिर्फ नैब इंपॉर्टेंट है, FIA इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट से याद रखिएगा, ये मैं आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बता रहा हूं ताकि आप ठीक है जी। जुरिस्डिक्शन इसकी मैंने अर्ज कर दी है कि इसके पास जुरिस्डिक्शन है साइबर क्राइम को टेकअप करने की, व्हाइट कॉलर क्राइम को। इसके पास भी एक्सक्लूसिव और स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है इन तमाम ऑफेंसेस को टेकअप करने की, लेकिन डिफरेंट विंग्स है और वो इसकी जुरिस्डिक्शन ही है। ANF जो है एंटी नारकोटिक फोर्स है जी, इसको पढ़ना है जी, ANF एक्ट को, ऑर्डिनेंस को पढ़ना है जी। It is a federal executive bureau जी of the government of Pakistan। बड़ा शॉर्ट सा है ये, बड़े शॉर्ट सा, कोई इसमें मुश्किल नहीं, शॉर्ट सा जनाब ये है। एंटी नारकोटिक फोर्स एक्ट 1997 पढ़ना है जी आपने। इसका ऑब्जेक्टिव है जी कंबाटिंग नारकोटिक्स, ड्रग्स, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। बेटा सैयद इरफान शाह साहब, आपने मेरा ख्याल गौर नहीं किया, मैंने नैब का स्ट्रक्चर और पावर्स बताई हैं। नैब का स्ट्रक्चर मैंने बताया है, हाँ भाई दानियल बताया कि नहीं बताया? जब हायरार्की बताई है, चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन, फिर मैंने PG प्रोसिक्यूटर जनरल बताया, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल बताया, जज बताया, ये उसका स्ट्रक्चर है बेटा। साथ में पावर्स बताई कि रिमांड उसके पास है, 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, फ्रीजिंग एसेट्स है, हाँ जी, ये पावर्स है उसकी, ट्रायल करने की पावर है, ठीक है बेटा, ये सारी उसकी पावर्स ही बताई हैं। प्ली बार्गेनिंग के हवाले से, पावर टू टेंडर पार्डन के हवाले से, ये सारी बेटा उसके हवाले से बताई है। अब ANF जरा, ANF जो है वो स्मगलिंग और नारकोटिक्स के हवाले से है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के हवाले से है, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के हवाले से ये ANF है। और ये ANF जुड़ा हुआ है जी यूनाइटेड नेशंस जो ड्रग्स का इंस्टीट्यूशन है उसके साथ, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन है और लाइसेंस है। और इसका कोऑर्डिनेशन और लाइसेंस एट नेशनल लेवल भी है, इंटरनेशनल लेवल भी है। इंटरनेशनल नारकोटिक बोर्ड के साथ भी और इंटरपोल के साथ भी और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स के साथ भी इसका कंप्लीट लाइसेंस है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है। ANF जो है इसका भी DG होता है जी, इसका भी DG होता है, उसके पास भी वही पावर्स होती हैं जो IG के पास पावर्स होती हैं। IG पुलिस के पास जो पावर्स होती हैं वही उसके पास है, बल्कि पुलिस ऑर्डर 2002 में मेंशन है कि ANF के DG के पास भी वही पावर है जो IG के पास पावर्स है। कहते हैं कि ANF इज अ सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है and its members are conferred powers of police
police officers and governed by the police order 2002. जी वो अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो उसको, अगर वो ड्रग डीलर है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, उसमें इन्वॉल्व है और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो एएनएफ के पास है, तो बिल्कुल वो उसका केस टेकअप करेगी। अदरवाइज वो ये 9C 9A और 9B के केसेस लोकल पुलिस जो है वो टेकअप करती है, लेकिन जो स्मगलिंग होती है जिसमें जिसको एएनएफ रिकॉग्नाइज करती है, हाँ जी, वो हम कह सकते हैं कि एएनएफ जो है वो केस टेकअप करती है। दूसरा जो 9A, B और C के केसेस है जिसमें 1500 है, 1400 है, 900 है, 800 है, तो उसमें फिर जो है वो लोकल पुलिस ही टेकअप करती है। नेशनल और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का बता दें, ये है जी कि ये इसका कंप्लीट लाइसेंस होता है जी इंटरनेशनल ड्रग्स बोर्ड के साथ, और जो यूनाइटेड नेशंस का ड्रग्स को कंट्रोल और कंबाट करने वाला ऑफिस है एंड क्राइम, उनके साथ लाइसेंस और कोऑर्डिनेशन है। ठीक है जी, ये लाइसेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो FIA के जरिए या NCBs के जरिए जाता है, याद रखिएगा जी। बिल्कुल मेजर जनरल वही हिरार्की है, वही इसकी हिरार्की वही है। DG है सबसे बड़ा, फिर उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है जी, ये इसकी हिरार्की है। सजा सजू का कोई चक्कर नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ कॉन्फिस्केशन और फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हैं। 9A 9B 9C ये एंटी नारकोटिक्स एक्ट है 1997 का, वो पढ़ लीजिए, उसके सेक्शन है 9A 9B 9C। ये डील करते हैं कि अगर आपके पास 1000 से कम है तो 9A है, 1000 से ऊपर है 9B है, फिर 1500 से ऊपर है तो 9C आ जाता है जी। ठीक है जी, और खास तौर पर एएनएफ का काम है सप्लाई रिडक्शन एंड डिमांड रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन किसकी जी? स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के हवाले से सप्लाई रिडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स के हवाले से, और इरेडिकेशन ऑफ ओपीम और पोपी की प्रोडक्शन के हवाले से। अफ्यून, चरस, गांजा और पोपी, ओपीम OPIU ओपीम पोपी की प्रोडक्शन के हवाले से, सप्लाई के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के हवाले से जी, अल्कोहलिज्म, और डिमांड रिडक्शन करना, डिमांड्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स की डिमांड को रिड्यूस करना, इलिसिट ड्रग्स और नारकोटिक्स को रिड्यूस करना, ये भी इसी का काम है, इसकी पावर बता रहा हूं। फ्रीजिंग एसेट्स करना, कॉन्फिस्केट करना, कॉन्फिस्केशन, ये सारी इसी की पावर जी। अल्कोहल इसमें फाल नहीं करता, इसमें पोपी की प्रोडक्शन, ओपीम, चरस, गांजा जो है वो इसमें फाल करता है। नारकोटिक्स में जो आता है, जो डेफिनेशन जिसकी नारकोटिक्स और ड्रग्स में आती है वो एएनएफ में फाल करता है जी। वो रिमांड इसलिए रिड्यूस करते हैं, वो कुछ एजुकेटिव मेजर्स भी होते हैं, ट्रीटमेंट भी होते हैं, उस लिहाज से भी है कि वो रिमांड को प्रिवेंटिव एजुकेशन मेजर्स लेते हैं, और इलिसिट ड्रग्स जो है वो मुख्तलिफ मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर जो है वो रिड्यूस करते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट है, रिहैबिलिटेशन है, रिफॉर्मेशन के हवाले से। ले जी, आज फिर इतना ही जी, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरपोल शुरू करेंगे जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नैब और FIA है और इंटरपोल है। मैं फिर बता रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरपोल पर आपको मैं जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आ भी चुके हैं उनके हवाले से असाइनमेंट्स जो ऑलरेडी तैयार है वो भी आपको दे दूंगा।
जो मैंने टाइप फॉर्म में बना रखी हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल पास पेपर्स में, उस हवाले से बनाई हुई है। और इंटरपोल का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में, इंटरपोल, मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाइट कॉलर क्राइम और साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनको इंशाल्लाह देखेंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जी। आई होप कि बेटा आप, मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की, आई होप कि आप जरूर लिखिएगा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन और डेथ के हवाले से, वो क्रिटिसिज्म है, आप जरूर उस पर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पूछेगा ही वो क्रिटिसिज्म के हवाले से। थैंक यू आयशा एजाज, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। साना सब तक थैंक यू बेटा। आज आमना नजर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। थैंक यू सैयद इरफान शाह, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लिमिटेड टाइम होता है शाह साहब, उसमें जितना हम कर सकते हैं बता सकते हैं उतना है। कभी खुल के आइएगा, खुल के बताइएगा।